चलिए, तो अशोक का जो भी बचा हुआ था पिछले दिन का, काफ़ी बचा हुआ है, तो उन सब को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए एक एक सही प्रश्नों को पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न बताइए लोग, पशु बलि की निंदा की गई है अशोक के किस शिलालेख में? पहला, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो पढ़े कहाँ है, हमको ये नहीं बुझा रहा है। अशोक का बचा हुआ हम अभी आए हैं जो। अच्छा चलिए ठीक है, आप अशोक का बचा हुआ पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न बताइए। तो पशु बलि की निंदा अशोक के पहले शिलालेख में की गई है, ठीक। अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख से मनुष्य तथा पशु की चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन है? पशु चिकित्सा व्यवस्था। हाँ, तीसरा शिलालेख नु। हाँ जी, शिलालेख। दूसरा शिलालेख में। दूसरा में तब हर एक साल 5 साल तीर्थ यात्रा पर जाए खातिर ना। हाँ, देखो चेक कर लेते हैं एक बार। ये भी लेकिन है 5 साल का दूसरा में नहीं है, वो दूसरे में है। दूसरा इसमें राजकीय नहीं है, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया, वो तीसरा में है। अच्छा, तीसरा में है। 5 साल पर दौरा। ठीक, तो पहला शिलालेख में था पशु बलि की निंदा, दूसरा शिलालेख में चिकित्सा की चर्चा है। आगे बताइए लोग, अशोक ने किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है? 14वां शिलालेख। अशोक ने 14वें शिलालेख में अपने जनता को प्रेरित किया है कि वे लोग धार्मिक जीवन को व्यतीत करें। अगला प्रश्न बताइए लोग, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? 7वां। गजब यार, 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध कहिए या कलिंग विजय कहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएंगे? तीसरा भी इसकी चर्चा हुई। तो तीसरा अभिलेख में, अच्छा तीसरा शिलालेख में अशोक ने बताया है कि उसके जो अधिकारी हैं हर एक 5 साल पर राज्य का दौरा करेंगे, मुआयना करेंगे, ठीक। टोटल शिलालेख 18 14 शिलालेख है टोटल। चलिए अगला प्रश्न, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? स्त्री महामात्रों की नियुक्ति यार 7वां बताइए, दिखा तो रख रहे हो। बताओ यार, हम 12वां शिलालेख। अशोक के 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, धम्म की व्याख्या अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख काफी याद भइल बा कि ना। हाँ, धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में है? नहीं, 11वां शिलालेख। 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, ठीक। आप तो नहीं याद किए हैं ठीक से। चलिए, नहीं याद किए हैं, इनको याद आज करना चाहिए था, बाकी सब 3 दिन का समय मिला था, थोड़ा बहुत तो देखना ही चाहिए था। बोले लोग, भेरी घोष के जगह धम्म घोष की चर्चा किस शिलालेख में की गई है? भेरी घोष। हाँ, घोष ना घोष, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा किस शिलालेख में की गई है? 4था शिलालेख। लहा रहा है सब जुटो का नहीं। 7वां शिलालेख में क्या बा? सबसे लास्ट में बा 7वां शिलालेख। चलो नेक्स्ट, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी किस शिलालेख में है? तीसरा। जब याद हो नहीं तो कहाँ बताए, कहीं बताते हैं। धर्म शिलालेख की नियुक्ति 5वां शिलालेख में है, ठीक। नेक्स्ट, किस शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उसके उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे? 9वां। तो 7वां बताइए दियो कि ना। 7वां सबसे लास्ट में कह दी, सबसे लास्ट में 7वां क्वेश्चन। किस क्वेश्चन है फिर से, किस शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उसके उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे? 10वां शिलालेख में। नेक्स्ट बताइए, आत्मनियंत्रण की दीक्षा किस शिलालेख में दी गई है? आत्मनियंत्रण की दीक्षा कहिए या शिक्षा कहिए, 6ठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी गई है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लोग, सच्ची भेंट तथा
शिष्टाचार का उल्लेख किस शिलालेख में है? सातवा। सातवां में नौवा शिलालेख। सच्ची भेंट तथा शिष्टाचार का उल्लेख नौवा शिलालेख में है। अगला बताइए लोग, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में है? तीसरा। तीसरा हो गया है जनाब। ना तीसरा ना हुई, आठवां बताइए तीसरा शिलालेख में क्या था? तीसरा से 5 साल पर थी, 5 साल पर तीर्थ हाँ, यात्रा ठीक के है, दौरा चलो ये तो कम से कम पता है। तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो 7वां और 8वां शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। हो गए। तीर्थ यात्रा का उल्लेख 7वां और 8वां। अब शिलालेख खत्म हो गया, अब नहीं खे कौनो। चलो नेक्स्ट अब क्वेश्चन आते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? स्तंभ लेख बाटे 7 गो। 7, ठीक है। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। आया शिलालेख 14 गो। 14 को, ठीक है। अभी बताइए स्तंभ लेख जो 7 हैं किस भाषा में लिखे गए हैं, किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए, ठीक। तो अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं, 7 को किस में लिखा गया है? तो ब्राह्मणी भाषा में, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। चलिए पहला पेज समाप्त हुआ। पहला पेज में आप लोग का स्कोर है नील बटा सन्नाटा। दूसरा पेज में आइए लोग, प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख में पहले यह कहाँ था? दिल्ली था। शुरू में कहाँ था? इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया, मतलब बाद वर्तमान में कहाँ है और किसने स्थानांतरित किया? 3 प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। पहले रहे दिल्ली था। एथी तक्षशिला में। तक्षशिला। चलिए देखें बता। और जो से दिल्ली है। अच्छा, ना Anything else? महाराष्ट्र वाला में एरिया में रहे और जो से दिल्ली का और कुछ? फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली से प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, उसको इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया अकबर के द्वारा, ठीक। प्रयाग शिलालेख कहाँ था? कौशाम्बी में। जब प्रयाग शिलालेख है तो दिल्ली कहाँ से चल जाएगा? ये प्रयाग शिलालेख इलाहाबाद में स्थापित किया गया अकबर के द्वारा, ठीक। दूसरा, दिल्ली टोपरा अभिलेख। क्वेश्चन यही है, दिल्ली टोपरा अभिलेख कहाँ था, कहाँ स्थानांतरित किया गया और किसने स्थानांतरित किया? दिल्ली टोपरा अभिलेख दिल्ली। जो बाद में है वो पहले होगा, जो बाद में है वो पहले होगा। मध्य प्रदेश। यानी कि टोपरा था। हाँ अच्छा, टोपरा था तो दिल्ली लाया। दिल्ली लाया गया किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का शासक था तो वही लाएगा, ठीक। तो टोपरा से दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला बताइए, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है, ये कहाँ था, कहाँ लाया गया और किसके द्वारा लाया गया? तो हमेशा है तो मेरठ से दिल्ली आया। हाँ, मेरठ से दिल्ली आया। फिरोज शाह तुगलक नहीं लाया। तो 3 को सीधा स्तंभ लेख जो है स्थानांतरित हुए हैं। प्रयाग स्तंभ लेख जो कि कौशाम्बी से इलाहाबाद आया, इलाहाबाद आया अकबर के द्वारा। दूसरा था दिल्ली टोपरा, तो टोपरा से दिल्ली आया फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली मेरठ, मेरठ से दिल्ली आया फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे बताइए, रामपुरवा अभिलेख कहाँ है? रामपुरवा अभिलेख बिहार में है। बिहार के कहाँ? बिहार में कहाँ? बिहार के चंपारण। हाँ, चंपारण। चंपारण बिहार में कहाँ? चंपारण। चंपारण में है। इसमें आप बताइए कि इसकी खोज किसने की और कब की? जेम्स प्रिंसेप। ना, 1872 में कार्लाइल ने की। 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने इसकी खोज की। शिलालेख के स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, सॉरी स्तंभ लेख। 1750 से ये स्तंभ लेख के। स्तंभ लेख के सबसे रामपुरवा स्तंभ लेख हम बात कर रहे हैं। हाँ, रामपुरवा जो चंपारण में है। 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने इसकी खोज की, ठीक। अगला बताइए, लौरिया अरेराज ये कहाँ है? लौरिया अरेराज भी बिहार में है। ये भी चंपारण में ही है, बिहार के, ठीक। और लौरिया नंदनगढ़ ये भी बिहार में है। ये भी चंपारण में भी है, ठीक। तो रामपुरवा, लौरिया और रामपुरवा और लौरिया अरेराज कहिए या लौरिया नंदनगढ़ के तीनों कहाँ है? चंपारण में ही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अशोक के किस स्तंभ लेख पर मोर अंकित है? मोर अंकित है। हाँ, कलिंग की। अशोक के किस स्तंभ लेख पर मोर अंकित है? बिहार में है, यानी कि ये तीनों में से कौन है? बताइए। अरेराज ना, लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर मोर का चित्र अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कलिंग के। ना अवंती। अवंती अभिलेख कौन है? लौरिया नंदगढ़ अरेराज। कौशाम्बी। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। अगला बताइए, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख।
सबसे छोटा स्तंभ लेख। सातवां। नाम बताइए उसका। अब उसका नाम जान लो। रुम्मीदेई अभिलेख, कहीं रुम्मीदेई लिखा था, कहीं रुम्मनदेई लिखा रहता है। ठीक, तो रुम्मीदेई अभिलेख। ठीक, तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई अभिलेख है। अगला प्रश्न, अशोक ने किस स्तंभ लेख में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व के दर को घटा देने की घोषणा की थी? 7वां अभिलेख। यही रुम्मीदेई, रुम्मीदेई। हाँ यही 7वां रुम्मीदेई अभिलेख। ठीक, अगला प्रश्न, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख? सबसे लंबा अभिलेख 13वां, ना 14वां। 7वां अभिलेख, हाँ 7वां। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां। हाँ यार 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है? ग्रीक और अरमाइक से दोनों अफगानिस्तान में है। नाम उसका क्या है? शाहबाजगढ़, नहीं शाहबाजगढ़ी। ये तो पाकिस्तान पुलिस। सार ए कुना अभिलेख जो कि कंधार में है। चलिए अगला बताइए, अर्थशास्त्र में वर्णित शीर्षस्थ अधिकारियों को क्या कहा जाता था? यानी जो अधिकारी होते थे उनको अर्थशास्त्र में उन अधिकारियों को क्या कहा गया है अर्थशास्त्र पुस्तक में? नायक। नायक नहीं कहा गया है। नायक उन अधिकारियों में से एक था, अच्छा। उसकी भी आगे चर्चा होगी। महामात्र, अच्छा हाँ महामात्र। उन अधिकारियों को महामात्र कहता था। महामात्रों की संख्या कितनी थी? 2। दो आदमी राज्य चला ली। 14। 18। अच्छा हाँ महामात्रों की संख्या 18 थी। 18। दूसरा पेज खत्म, तीसरे पेज में प्रवेश करते हैं। आइए, मौर्य प्रांत तथा उनकी राजधानी। मौर्य प्रांत तथा उनकी राजधानी बताइए। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन दे दें? हाँ दो। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुस्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र। उज्जैनी। ना ऑप्शन से भी आप लोग पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन का उत्तरापथ कह रहा है। तक्षशिला। उत्तरापथ, तक्षशिला। तक्षशिला। अगला बताइए, अवंती। ऑप्शन इसका भी दें? अवंती। हाँ, इसका उज्जैन। उज्जैनी। उज्जैनी। हाँ वही। कलिंग, तोसली। अच्छा तोसली। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ। ऑप्शन दे दें? हाँ पाटलिपुत्र, सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी होगा। ठीक है, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी। और प्रासी या पूर्वी प्रांत? प्रासीपूरी। बता। यही बच गया एक पाटलिपुत्र। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। यानी वापस हम रिपीट कर देते हैं। उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ, सुस्वर्णगिरी, प्रासी या पूर्वी प्रांत, पाटलिपुत्र। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। अभी यहीं पे पांचों चर्चा हुआ है। ठीक, प्रांतों को क्या कहा जाता था? प्रांतों को पंच कुछ च से है, चक्र। चक्र। हाँ चक्र। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के हाँ चलिए, प्रांतों के शासक को क्या कहते थे? प्रांतों की नायक। ना, 3 गो उनका नाम था अलग अलग। सेना अलग हो जी। उनका 3 गो मतलब अलग टाइप का कहा जाता था। कोई भी एक बता दीजिए। कुमार कहते थे, या आर्यपुत्र कहते थे, या राष्ट्रीय कहते थे। ठीक, आर्यपुत्र, कुमार, राष्ट्र। हाँ अगला बताइए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? प्रशासन की सबसे कुल अरे संदेह तो बता देंगे। कुल आई थी, उसमें ना था, कौन था वो? उत्तर अथी, हाँ वेद में, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। हाँ, तो क्या पूछते हैं? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम थी। अच्छा हाँ प्रशासन। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक। हाँ ठीक है, ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। अब बताइए, आइए अब थोड़ा क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ याद हुआ है? याद तो खूब हुआ। चलिए तो बताइए लोग। मंत्री किसको कहा जाता था? मंत्री। ये तो एकदम आसान है, अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर बताइएगा, याद किए होंगे थोड़ा बहुत भी तो। नायक। प्रधानमंत्री को मंत्री कहा जाता था। प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होता था उसको मंत्री कहते थे। तब तो इसी से आगे भविष्य अंधकार में लग रहा है। पुरोहित किसको कहा जाता था बताइए? ये भी अनुमान लगा सकते हैं। पुरोहित पंडित को, राज्य मतलब
राज्य पुरोहित, राज्य के पंडित। अरे उसका काम क्या था भाई बताइए? राज्य का बता। धार्मिक मामलों को देखना, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। सेनापति सेना का मतलब सर्वोच्च प्रधान। सेना का प्रधान, ठीक, सैन्य विभाग का प्रधान कह सकते हैं। युवराज राजा का बेटा। राजपुत्र, राजपूत ना राजपुत्र। हाँ, राजपुत्र। द्वारिक आई थी सेना रक्षक। द्वारपाल कह दीजिए, द्वार रक्षक। हाँ ठीक है, हम आपके भावनाओं को समझ रहे हैं। राजकीय द्वार का रक्षक। समहर्ता, समहर्ता आय का संग्रहण करता। अच्छा हाँ, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता था। सन्निधाता, राजकीय कोष, हाँ कोषाध्यक्ष, राजकीय कोष का अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष का, ये बात वही हुआ। प्रशासता, प्रशासन का, जेल वार्डर, कारागार का अध्यक्ष, जेलर। पौर, न्याय कोतवाल, नगर का कोतवाल, ठीक। व्यवहारिक, CGI, मान्यवादी, CGI मान्यवादी। अथी प्रमुख न्यायाधीश। नायक, अब बताओ नायक। ग्रामीण का प्रधान। हाँ ग्रामीण का प्रधान, ग्रामीण हो गया ना। सेना ना नगर हमारा सेना का होगा, नगर का रक्षा करने वाला, नगर का रक्षा अध्यक्ष, जो मतलब डिफेंस मिनिस्टर कह सकते हैं। आखिरी बताइए लोग ना, आखिरी ना है। क्रमांतिक, नहीं पता होगा बता दें। उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। चलिए अब 2-3 गो बचा है, बताइए। दंडपाल, मुख्य न्यायवादी। मुख्य न्यायवादी हो गया है। मुख्य न्यायवादी का था भाई अथी व्यवहारिक था मुख्य न्यायवादी। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, जो सेना का सामान जुटाता था उसको दंडपाल कहते थे। दुर्गपाल, अच्छा मतलब दुर्ग मतलब बाउंड्री, या पाल मतलब उसको पालने वाला, दुर्ग का रक्षक। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। चलिए ठीक है, इसमें से कुछ जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको अगर फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे पुरोहित तो जानते ही होंगे लोग, सेनापति सब। इसमें समहर्ता एगो इम्पोर्टेंट है, सन्निधाता, पौर, प्रशासता और क्या नायक एगो, और इधर में दंडपाल, ठीक। इन सबको देख लीजिएगा थोड़ा। चलिए आगे। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि याद करने वाला थोड़ा सब डिफिकल्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। मौर्य साम्राज्य में सबसे छोटा प्रशासक। मौर्य साम्राज्य में सबसे छोटा प्रशासक कौन था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। गोप। मौर्य साम्राज्य का सबसे छोटा प्रशासक इकाई, मतलब प्रशासक जो था उसको गोप कहते थे। गोप कितने गाँव का मुखिया, कितने गाँव का प्रशासक देखता था? मुखिया नहीं कहेंगे, कितने गाँव का प्रशासन देखता था? कितने ग्राम का? 10। गोप जो है 10 गाँवों का प्रशासन देखता था। बताइए मौर्य साम्राज्य में बिक्री दर कितना था? बिक्री दर 1/10 यानी कि 10वां भाग, ठीक है, बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई, माई है कि माइक है? माई लिखे हैं, अच्छा देख लीजिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई का क्या कार्य क्या था? थोड़ा अनसुना उना क्वेश्चन है, लेकिन इसका काम होता था मार्ग निर्माण करना। एग्रोनोमाइक का काम होता था मार्ग का निर्माण करना, रास्ता बनाना। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में गुप्तचर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गुप्तचर के लिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। डैश पुरुष, बताइए लोग, हिंट्स दे दिए। डैश पुरुष, हाँ गुड पुरुष। गुड पुरुष, हाँ गुड, अच्छा गुड पुरुष, हाँ गुड पुरुष कहा जाता था। और इसमें भी 2 इस कैटेगरी बांटा गया था। एक होता था जो कि मतलब एक गुप्तचर होता था, एक जगह रहकर वहाँ का करता था, और एक जो होता था वो घुमंतू टाइप का था, तो उसमें अलग अलग था। उसको हम नहीं लिखे हैं, मतलब बता दें कि 2 टाइप के इसमें भी अलग अलग होता था, उन लोगों को भी अलग अलग नाम दिया गया है, वो हम नहीं लिखे हैं। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन अच्छा है, बताइए लोग।
अच्छा सीता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीता भूमि। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। आगे बताइए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा? भारतीय समाज को 4 भागों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। तो ये भी नहीं पता होगा कौन कौन, चलिए मैं बता देता हूँ। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद। इन 7 भागों में भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने बांटा था। अगला बताइए, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी मौर्य काल में? इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बा। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली, मेला फिल्म में लड़की का क्या नाम था? ऑप्शन देबो तो लेकिन बता तो दे, हिंट्स दे दिए। मेला फिल्म देखे हो? देखे तो है, कौन नाम? रूपा। रूपा। रूपा जीवा। रूपा जीवा, पूरा क्या उसको रूपा जीवा कहते थे। आगे बताइए, नंद वंश के विनाश के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किस काश्मीरी राजा की सहायता ली थी? कौन से नाम है? कलहन। कलहन कहाँ से? उसके चलते मौर्य साम्राज्य मतलब का ही परिवर्तन हुआ इसमें। बताओ तो। आंसर होगा प्रवर्तक। प्रवर्तक। मौर्य वंश का अंतिम शासक? मौर्य वंश का अरे है मगध का प्रथम शासक कौन था? मगध का प्रथम शासक तो वही था, बृहदर्थ। उसी के जैसा नाम है, मतलब नाम वही आदमी वो नहीं है, उसका भी नाम बृहद्रथ है। बृहद्रथ है, ठीक। तो इसका मतलब अलग अलग है दोनों, एक नहीं है। तो बृहद्रथ था। हाँ, थोड़ा अंतर है नाम में। वो खान से पढ़ते तो शायद उसका नाम थोड़ा अजीब बताए थे। दोनों मतलब समानता है नाम में, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। ये बृहद्रथ है, उसका बृहद्रथ था शायद, कुछ था। बृहदर्थ था, ये बृहद रथ है। ये भी तो बृहद्रथ है तब तो दोनों सेम लूसेंट ना, लेकिन लूसेंट में सेम दिया, लेकिन खान से पढ़ाए थे तो उसमें दोनों का नाम थोड़ा अलग बताए थे। थोड़ा सा का मतलब डिफरेंस था, ठीक। तो मतलब यहाँ पे क्लियर कर दो, वो वाला ही नहीं है, दूसरा है, ठीक। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, ठीक। अब आता है कि बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? अच्छा, ये पुष्यमित्र शुंग। जाहिर सी बात है, जब मौर्य वंश खत्म होगा तो शुंग वंश से स्टार्ट होगा, तो उसी का शासक करेगा, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी, ठीक। अब इसी पर बता दीजिए कि बृहद्रथ हो गया। शुंग वंश की स्थापना किसने की? क्वेश्चन पूछना बेकार है, इसलिए हम नहीं लिखे हैं। ऐसे पूछ लें, स्थापना कब हुई थी शुंग वंश की स्थापना? बीसी तो होबे करेगा, ईस्वी बताइए, मतलब कि 185 बीसी। तो जो हमारा इतिहास से क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। अब कुछ करंट अफेयर स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। लगभग 10-15 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले आ जाते हैं भारत के करेंसी पर। बताइए लोग, 10 रुपये के नोट पर किस चीज़ का चित्र अंकित है? 10 रुपये का रानी का वाव। गजब, गलत जवाब है। तो 2000 ना 500 पर बा। बहुत गलत जवाब है। फिर 10 रुपये पे आओ, 500 के बाद में जियो। रानी के बाद 200 के नोट पर। 10 रुपया पर का बा? 10 रुपया पर सांची का स्तूप। रानी के बाद 200 पर नहीं है। सांची का स्तूप। गलत। तब तो बड़ा कंफ्यूजन है। बता। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओ यार, 10 रुपया के नोट पर। कोणार्क का। हम कहें कि तालु के याद हो यार। मंगलयान 2000 पर। 20 का, चलो 20 पावा, 20 पर। 20 पर सांची के स्तूप। धीरे धीरे, पहले 10 था, 20। 20 के सांची के स्तूप। ना गलत। एलोरा की गुफा। नोट ध्यान से देखो। हम तो कहें कि हमरा एगो दूगो गलती लगे तो हमसे ज़्यादा गोल मारा लोग। हम्पी, हाँ चलो अब हम्पी को बता। हम्पी किस पे है? 100 रुपया। हम्पी 50 रुपया। 50 रुपये पे हम्पी। 100 रुपये बताओ क्या है? 100 रुपया पर हुई रानी सांची का के वाव। रानी का वाव। रानी का भाव, ठीक है। ये तो सब नील बटा सन्नाटा जा रहा है भाई। हमको लगा कि हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते थे, कितना है 20 में। हम 20 में या 200 में थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते थे। तुम लोग तो सब गोल है सब। 200 पर बताओ सांची के स्तूप ना। क्या होगा? 200 पर 500 पर का है? 500 पर अथी। अरे हई हई अरे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। और बता तो नहीं। अरे राज्यसभा के राज्यसभा।
चलो चलो बताते हैं। 200 पर है सांची का स्तूप, 500 पर लाल किला लाल किला, और 2000 पर मंगलयान। मंगल है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बाप रे 10 रुपया कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपया एलोरा की गुफा, 50 रुपया हम्पी, 100 रुपया रानी का बाव, 200 सांची का स्तूप, 500 लाल किला और 2000 मंगलयान। ठीक, चलिए आगे आइए। क्यूबा की राजधानी, क्यूबा हवाना, ठीक है, नहीं पता। सही है, क्यूबा की राजधानी हवाना हो गया। पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? पेंटागोनिया अर्जेंटीना, पता अफ्रीका। अर्जेंटीना। ठीक, पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है, सही जवाब है। सांची का स्तूप यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को 1989, 1989, बिल्कुल सही जवाब है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ मतलब इसको खोला जाएगा? दिल्ली में, हम्म? दिल्ली। बनारस। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम ना? मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। हाँ, यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में ही होगा, लेकिन बनारस नहीं है। तब लखनऊ ना ना, होगा। लखनऊ नहीं यार, मेरठ। मेरठ, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित किया जाएगा। इसकी आधारशिला किसने रखी? इसकी आधारशिला मेजर ध्यानचंद तो खेल मंत्री के बा। खेल मंत्री एक आदमी बा, घुमंतु आदमी मोदी जी। मोदी जी। भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट, केरल, ठीक है। भारत का पहला एलपीजी युक्त तथा धुआं मुक्त राज्य, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, ओपन रॉक संग्रहालय बेंगलुरु, हैदराबाद। अच्छा हैदराबाद। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कुंभलंगी किस राज्य में है? केरल, ठीक है। किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम रखा है? मॉरिशस। मॉरिशस। 26 जनवरी 2023 का गणतंत्र दिवस किस नंबर का गणतंत्र दिवस होगा? 26 जनवरी 2023 का जो गणतंत्र दिवस होगा किस नंबर का होगा? 50 73 74वां 50 में मनावे तो हाँ 74वां 74वां होगा, गलती 73वां लिख दिए हम। 50 से होगा। 50 और 50 100 मतलब 2000 तक 50 काउंट हो जाएगा। 74वां 74वां होगा, ठीक है। हम 73 लिखे हैं, थोड़ा शायद मिस्टेक हो गया होगा। अच्छा चलिए बताइए कि जो 2023 में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, इसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसमें मुख्य अतिथि तो शायद अब्देल फताह अल सीसी। अच्छा अब्देल फताह अल सीसी। और उस दिन इस बात के लिए बवाल नहीं बताया, मतलब कि क्वेश्चन तुम पूछा था। हाँ, तब बताओ तुम हमें कि किस देश के राष्ट्रपति हैं? नाम में भी 100 है लेकिन आना तो सीसी, अल सीसी। नाम इजिप्ट यानी कि मिस्र। तो दोस्तों ओवरऑल हमारा आज का ये ग्रुप डिस्कशन समाप्त हुआ, जिसमें हमने अशोक का बचा हुआ कवर किया हम लोगों ने और कुछ करंट अफेयर स्टैटिक क्वेश्चंस को देखें। कल हम डिस्कस करेंगे इसके आगे क्या है भाई, थोड़ा देखें। चलिए इस वीडियो में बता देता हूँ फिर। लेकिन आज स्थिति दयनीय रहा। दयनीय रहने का कारण है क्योंकि पवन का जो था एग्ज़ाम था, तो ये थोड़ा कम ध्यान दे पाए, और रोहित का भी एग्ज़ाम है, हम एक निठल्ला बैठे हैं। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या हो जाएगा भाई साहब? हाँ, ब्राह्मण साम्राज्य और भारत के यौवन राज्य, दो ही टॉपिक रहने देते हैं, ठीक, क्योंकि याद भी करना होगा, नहीं तो फिर गोलमाल हो जाएगा। तो ब्राह्मण समाज और भारत का यौवन राज्य लूसेंट का टॉपिक नंबर 16 और 17, ठीक। तो चलिए यहीं पे आज का हम ग्रुप डिस्कशन समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग आप लोग जुड़े, जो नहीं जुड़े बाहर में जाए।